नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक आज हुई तो प्रधानमंत्री ने रविवार को दिल्ली के ही विज्ञान भवन में ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आयोजित सम्मेलन में बिजली बचाने और बनाने को लेकर अपना विजन साझा किया। इसी समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सस्ती बिजली के वादे करने वाले केजरीवाल को निशाने पर लिया। जाहिर है प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी और आज आम आदमी से लेकर कांग्रेस के निशाने पर पीएम रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से सस्ती बिजली अब हंगामे की वजह बनी हुई है। क्या वाकई देश के राजनीतिक दल अब चुनावों से पूर्व करने वाले अपने वादों पर गंभीरता से अध्ययन करेंगे? आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो राय आपकी भी होगी शामिल। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। व्यापम घोटाले में कांग्रेस का शिवराज सरकार पर बड़ा हमला। मूल एक्सेल शीट से की गई छेड़छाड़। कई जगहों पर सीएम की जगह मिनिस्टर और कई जगह उमा भारती का लिखा गया नाम। बिहार में बड़े फैसले नहीं ले सकती जीतन राम मांझी की सरकार। पटना हाईकोर्ट का फैसला। स्पीकर की बुलाई सर्वदलीय बैठक भी रही बेनतीजा। संवैधानिक संकट अभी भी बना हुआ है। आईपीएल के लिए युवराज सिंह के 16 करोड़ में बिकते ही फिर से उठा उनकी टीम में चयन नहीं होने का विवाद। पिता योगराज सिंह ने कहा धोनी नहीं देखना चाहते थे टीम में। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का निधन। लंबे समय से बीमार पाटिल ने मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। और दुर्घटना के समय 2002 में नहीं था सलमान खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस। आरटीओ का अदालत में खुलासा। बढ़ सकती है सलमान की मुश्किलें। और अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद -10 डिग्री पहुंचा तापमान। कई जगहों पर 2-2 फुट तक जम गई बर्फ। तो आने वाले दिनों में दिल्ली और केंद्र आमने सामने होंगे। कम से कम बिजली के मुद्दे पर तो ऐसा ही होने वाला दिख रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री के एक बयान से चर्चा में आई बिजली की उपलब्धता का सवाल सियासी गलियारों में बहस का विषय बन चुका है। अब दिल्ली के आम आदमी के मिलने वाले अगर कहें बिजली के बिल में वाकई में कितनी कमी आएगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि केजरीवाल अपना वादा कैसे पूरा करेंगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के सस्ती बिजली पानी का जो वादा किया था वो कहीं न कहीं जिस तरह का बहुमत मिला ऐसा लगा कि मील का पत्थर साबित हुआ आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन वादे पर भरोसा कर लोगों ने आपके पक्ष में जो बम्पर वोटिंग की, क्या वाकई सचमुच आम आदमी पार्टी को सस्ती बिजली पानी मिल पाएगी? सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसको लेकर ये सारी बहस शुरू हुई है। बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते, फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं? जिनके पास बिजली नहीं है। तो बिल देंगे तो फिर उसको बिल आएगा ना। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबके निशाने पर है। प्रधानमंत्री पहले सुनाते हैं कांग्रेस ने किस तरह से हमला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये पूछना चाहते हैं, क्या वह पंजाब की अकाली दल भाजपा सरकार को ये नसीहत देंगे कि पंजाब के किसानों को जो मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाती है उसको रोका जाए? आम आदमी पार्टी के नेता ने भी किस तरह से बचाव किया है अरविंद केजरीवाल को और प्रधानमंत्री को क्या एक तरह से नसीहत दी है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन दिल्ली में बिजली की मौजूदा स्थिति की अगर चर्चा करें हम, 200 यूनिट खर्च करने पर 4 रुपए प्रति यूनिट की कीमत, 201 से 400 यूनिट पर खर्च करने पर जो कीमत है वो तकरीबन 5 रुपए 95 पैसे, 200 यूनिट खर्च करने पर 1 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी, 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी। ये दिल्ली की मौजूदा स्थिति है। हर साल तकरीबन 1350 करोड़ की सब्सिडी सरकार देती है।
और पानी की स्थिति को अगर हम एक नजर में देखें तो 50 लाख लोगों के पास पाइपलाइन नहीं। जल बोर्ड का सालाना मुनाफा तकरीबन 1000 करोड़। सीवेज और पानी पर 446 करोड़ की सब्सिडी में खर्च। तकरीबन 20,000 लीटर पानी जो है वो मुफ्त देने पर 165 करोड़ रुपए खर्च। और इस पूरे बवाल के बीच में जब नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को कोई भी वादा करने से पहले सोचना चाहिए कि उपलब्धता जो वादा किया जा रहा है उसे पूरा किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के आशुतोष ने किस तरह से जवाब दिया, सुनिए। बस इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दिल्ली के लोगों को हम सस्ती बिजली दिलाने में, एफोर्डेबल बिजली दिलाने में हमारी मदद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिले और दिल्ली के लोगों का भला हो। तो दरअसल इस बहस के मायने क्या है? वाकई में क्या बिजली, जो लगातार दावा किया गया था आम आदमी पार्टी के और बाकायदा बीजेपी की तरफ से भी वादे किए गए थे, वो भी हम दिखाएंगे किरण बेदी के साथ, जिस तरह से आधी बिजली का बिल आएगा, इस तरह के पोस्टर्स जो लगाए गए थे वो क्या हकीकत बयां कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसके बीच में कितना फर्क आ गया, ये भी समझेंगे। हरीश खुराना नेता बीजेपी के, ऋचा मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, बिजोन मिश्रा जो कि जाने माने उपभोक्ता मामलों के जानकार है और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले खुराना साहब आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या मतलब है प्रधानमंत्री के इस बयान का? क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हर पार्टी का। यानी कि आज जो हिंदुस्तान की हालत है, उस मैक्सिमम पैसा जो खर्च हो रहा है वो सब्सिडी के ऊपर खर्च हो रहा है, इसलिए राजकोषीय घाटा दिन बर दिन जो बढ़ता जा रहा है वो स्थिति कंट्रोल में तभी आएगी जब कहीं ना कहीं हम सब्सिडीज पे रोक लगाएंगे। इसीलिए सब्सिडीज पे रोक लगाने के लिए पहले गैस की कीमतों पे कंट्रोल किया गया, फिर आपने देखा डीजल के ऊपर, फिर पेट्रोल के ऊपर। इस तरह से चीज़ों को हम डीरेगुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि सब्सिडी से एक बहुत बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटे में जा रहा है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर हमने पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के साथ हैं। जो आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे हैं, हम भी चाहेंगे कि दिल्ली की जनता के हितों के लिए वो वादे पूरे हों, दिल्ली की जनता को फायदा हो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी कॉशियस रखना होगा कि आपने जो भी आंकड़े बताए, 1350 करोड़ रुपए का आपने बात करी, मेरे हिसाब से वो फिगर 1600 करोड़ रुपए बैठती है। 1600 करोड़ का अगर जो भार पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो कहां से आएगा, ये आम आदमी पार्टी को भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है तो कहीं ना कहीं से कुछ सोच समझ के किया होगा। हम दिल्ली की राह में, भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार दिल्ली की राह में, दिल्ली के विकास में, दिल्ली के लोगों के लिए हम कोई रोड़ा नहीं बनेंगे, हम कोई उनके अंदर तकलीफ पैदा नहीं होने देंगे। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का फायदा हो, दिल्ली की जनता को बिजली सस्ती मिले, पानी फ्री मिले, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अब जो आंकड़े की जो आंकड़े हैं वो तो आम आदमी पार्टी बता सकती है ना कि उनको ये आंकड़े कैसे पूरे करेंगे, घाटा होगा तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये तो आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की बात, उन्होंने, मोदी जी ने कभी भी आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सब पार्टियों को बोला है कि हर पार्टी को वादे करने से पहले अपने हिसाब किताब जोड़ लेना चाहिए। जी, ऋचा मिश्रा जी, नाम नहीं लिया ये तो सभी ने देखा, लेकिन सीधा सीधा निशाना समझा गया। आपको क्या लगता है कि खुराना जी जिस रूप में कह रहे हैं उसी रूप में ले लेना चाहिए बात को प्रधानमंत्री की? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत सारे राज्य हैं जो बिजली पे सब्सिडी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही चुनावी वादा किया था कि बिजली के दाम आधे करेंगे, तो उन्होंने सोच समझ के किया था। आम आदमी पार्टी ने भी सोच समझ के वादा किया है और उस पे काम शुरू किया है। और मीना जी, हमें यहाँ ये देखना होगा कि हमेशा हम ये ना देखें कि अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी के लिए ही कह रहे हैं, वो सारे राज्यों को ये बता रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था है कि दिल्ली को बिजली खरीदनी पड़ती है। दिल्ली को फॉल्टी मीटर्स की प्रॉब्लम रही है पहले, जिसका खामियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। जो हमारे गलत बिल आते हैं उसकी प्रॉब्लम रही है, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं।
हमारे सीएजी जो ऑडिट हुए हैं वो उसमें हमें बहुत सारी लूप होल्स निकल के आए हैं। तो हमें ये जो एक घड़ा है जिसमें पानी ऊपर से भरा जा रहा है और बहुत सारे इस तरह के छेद हैं, हमें सबसे पहले तो उन्हें प्लग इन करना होगा। ऋचा जी, इस सवाल पे तो हम जाएंगे। ऋचा जी, इस सवाल पे तो हम जाएंगे आपसे और समझेंगे भी कि दरअसल दिल्ली की जनता को जो सपना आप लोगों ने दिखाया है उसे पूरा कैसे करेंगे, घड़ा कितना भरा हुआ है, कितने छेद हैं उसमें। अभी तो मैं समझना आपसे जो बात चाह रही थी वो आलोक जी आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ। ऋचा मिश्रा कह रही हैं, हरीश खुराना कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का निशाना केजरीवाल पे नहीं था। आप लोग क्यों उसको इस रूप में ले रहे हैं और आप लोग क्यों इतना उस पे ऐतराज दर्ज करा रहे हैं? नहीं, हम ऐतराज केवल मीना जी इसलिए ऐतराज दर्ज करा रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों की जो सरकारें दूसरी पार्टियों की चल रही हैं राज्यों में, उन पर अगर आप निशाना साध रहे हैं तो जहां जहां आपकी कोएलिशन सरकारें हैं आप उनको पहले कम से कम वो नसीहत दीजिए। आप बिजली और पानी के ऊपर पंजाब में किस तरह की पोजीशन है आप उसको एनालाइज कीजिए एक बार। क्या जहां पर भाजपा का शासन है वहां पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है? क्या आपने जो चुनावी वायदा किया था कि 30% हम बिजली के दाम पिछले चुनाव विधानसभा में भी कम कर देंगे, इस बार तो आप खैर उस प्रश्न को स्किप ही कर गए, आपने बताया ही नहीं कि आप क्या करेंगे। तो मैं समझता हूं कि पहले आप अपने जो आपके वायदे थे या आपके वायदे चल रहे हैं राज्यों में उस पर स्पष्टीकरण दें। अब दूसरा जो हिस्सा है, आज उम्मीद थी कि 72 घंटे के अंदर जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम बिजली के और पानी के दाम घटा देंगे, मुझे नहीं लग पता, मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी इस पर की गई है। अभी आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं जी, आधिकारिक टिप्पणी की तो बात छोड़िए, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे आज पहली कैबिनेट बैठक के बाद, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, मीडिया को बीच में छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण के पास, जो आम आदमी पार्टी के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे, बल्कि सरकार की, दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वरुण, क्या कुछ हुआ था, पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताइए देश के दर्शकों को, दिल्ली के दर्शकों को। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया को कैबिनेट के बाद मीडिया से मुखातिब होना था, लेकिन लगातार सुबह से मीडिया कर्मी इस बात की जो है विरोध करते नजर आ रहे थे कि आखिर मीडिया को सचिवालय से बाहर क्यों रखा गया है। वजह साफ है कि मीना जी की पहले हम लोग 3rd फ्लोर तक एंट्री कर सकते थे जो सीएम ऑफिस था, और 2nd फ्लोर पर हम लोग आराम से किसी मंत्रालय में जाकर बैठ सकते थे, खबरों के बारे में बातचीत कर सकते थे और इंटरेक्शन कर सकते थे मिनिस्टर्स के साथ और खबरें निकाल सकते थे। लेकिन जब से सरकार बनी और उसके बाद पहले दिन से ये आदेश दिया गया कि मीडिया को सचिवालय के अंदर एंट्री नहीं है, और पहले दिन से ही हम लोग बिल्कुल जो मेन गेट है उसी पर खड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पे जब मनीष सिसोदिया आए तो सभी लोगों ने इस बात का विरोधाभास जताया और ये कहा कि आखिर मीडिया की ऊपर पाबंदी लगाने की वजह क्या है, इस बात का पहले स्पष्टीकरण दे, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग शुरू करते हैं। और बिना स्पष्टीकरण दिए, बिना माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ के चले गए। जी, ऋचा मिश्रा, ये जो बात पिछली बार कहा गया बार बार कि दिल्ली की सरकार जो है नई राजनीतिक पार्टी थी, नई सरकार थी, अनुभव की कमी थी, यहाँ पर भी क्या वो अनुभव की कमी ही नजर आ रही है कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ के चले जाते हैं मनीष सिसोदिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री? जी मीना जी, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, नागेंद्र शर्मा हमारे मीडिया के स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, और उन्होंने मीडिया से बहुत डिटेल में बात की थी और उन्हें कहा था कि आज शाम तक हम सारी चीज़ों पे जो भी रूल्स, नए रेगुलेशंस या जो आने जाने का जो पास सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे। परंतु शायद वहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी हुई है या जो भी है, मुझे, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें सकारात्मक तरीके से चीज़ों को लेना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए बातों को। और आम आदमी पार्टी के सभी लोग, सभी नेता मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं और सहयोग करते हैं, और मीडिया भी हमारा सहयोग करती है, और इस चीज़ को मेरे ख्याल से इस पे पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। ऋचा जी, कार्यक्रम लगभग अगले 45 मिनट और चलना है ऋचा जी, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप अपने दूसरे फोन से आम आदमी पार्टी के दूसरे जो वहां पर मिनिस्टर थे या मनीष सिसोदिया जी से बाकायदा जानकारी ले लीजिए और हमारे देश के दर्शकों को बताइए कि दरअसल सरकार बनते ही जिस पार्टी को खड़ा करने में ऐसा कहा गया, लगातार कांग्रेस, बीजेपी सब ने कहा, बाकी आम आदमी ने भी कहा कि जिस मीडिया का सपोर्ट जिस पार्टी को सबसे ज्यादा था, उस मीडिया के लोगों से आते ही इस तरह का सलूक आखिर क्यों हुआ? मैं आपसे समझूंगी ऋचा मिश्रा जी, जवाब जानना चाहेंगे आपसे, लेकिन
उस बीच में वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी। वरुण, आपने ऋचा मिश्रा को अगर सुना और उनकी पूरी बात को समझा तो क्या इस बात में हकीकत है, क्या इस बात में सच्चाई है कि इसी तरह से बाकायदा जो मीडिया के प्रभारी हैं शर्मा जी, नागेंद्र शर्मा जी, उन्होंने जानकारी दे दी थी, उसके बाद भी मीडिया के हमारे सहयोगी पेशेंस नहीं रख पाए? देखिए, सीधे तौर पे लगातार हम लोग पिछले 3 दिनों से, जब से सरकार बनी है तब से यहाँ पर मौजूद हैं। पहली दिन जब सरकार बनी थी और शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, तब नागेंद्र शर्मा से हम लोग की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एक आध दिन में हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये एक अगर कहा जाए, क्योंकि DIP आप एक्रेडिटेशन आप होते हैं तो आप सीधे सचिवालय के अंदर आप जा सकते हैं, तो पहली बार आपको वहीं पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी बात, सचिवालय में जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो मीडिया जरूर होती है वहाँ पर। हमेशा से अगर कहा जाए तो शीला दीक्षित से लेकर अब तक इतिहास रहा है, चाहे उनसे पहली सरकारें भी रही हो शीला दीक्षित से, हमेशा कैबिनेट की मीटिंग में मीडिया हमेशा बाहर खड़ी होती थी और जैसे ही जब कोई फैसला आता था तो उसके बाद ही 3rd फ्लोर पर ही वहां पर बाइट दे दी जाती थी मंत्री की तरफ से। तो लेकिन अब जो हालात बदले हैं, जब से सरकार बनी है नई, उसने एक बात सीधे तौर पर समझ ली कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो शायद मीडिया उसको गलत तरीके से सामने रख सकती है। इसलिए बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम मीडिया से दूरी बना के रखें, और ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। कहा जा रहा है कि 1 दिन में सॉल्व कर लेंगे, 2 दिन में सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि आप सरकार बनाकर आप बैठे हैं तो मीडिया जब आती है वहां पर तो आपको मीडिया को अटैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मीडिया से कह दें कि आप गेट के बाहर रहिए, आपकी मीडिया एंट्री नहीं है, आप पाबंदी है, आप DIP एक्रेडिटेड जो रिपोर्टर्स हैं उनको अंदर एंट्री पर बैन लगा देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस समय मनीष सिसोदिया कहां पर हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाने के बाद सचिवालय में ही हैं या फिर निकल गए हैं? कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि मीडिया से वापस बातचीत हो, या फिर सचिवालय छोड़ चुके हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया भी अभी सचिवालय में है, अरविंद केजरीवाल भी हैं और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अभी सचिवालय में ही हैं। सीधे तौर पे मीडिया से मुखातिब होने की बात करने के लिए जब आए थे मनीष सिसोदिया, तो उस समय निकलते समय उन्होंने ये कहा कि नागेंद्र जी बात करेंगे आपसे, मैं आप लोगों से बात करना नहीं चाहता। तो अब नागेंद्र जी पूरी मीडिया को डील पिछले 3 दिन से कर पा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं ये अपने आप में सामने है, क्योंकि हम लोग 3 दिन से सड़क पर ही खड़े हुए हैं, सचिवालय के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे। तो ये जो विरोधाभास है या पार्टी की नई रणनीति कहा जाए, ये क्या है? ये सीधे तौर पे मीडिया को अगर आप बाहर कर देंगे या सचिवालय में एंट्री पे पाबंदी लगा देंगे या अपने डिसीजन से दूर रखेंगे, तो शायद ये एक सोच। वरुण, बहुत स्वाभाविक सा सवाल है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस आम आदमी पार्टी को आम जनता की आवाज कहा गया, उसके नेता ने, उसके मंत्री ने, उसके उप मुख्यमंत्री ने आखिर क्यों मीडिया के साथ इस तरह का सलूक किया? क्या दलील थी उनकी? क्यों उन्होंने मीडिया का बहिष्कार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ दिया? देखिए, तर्क की अगर बात करें तो शायद सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है कि हमें समय दीजिए, हम मीडिया से मुखातिब होंगे, हम मीडिया को एंट्री करवाएंगे, मीडिया फिर से सचिवालय में जाएगी, लेकिन हमें समय दीजिए। समय किस बात का, शायद ये सरकार बताने के मूड में नहीं है। जब ये पूछा गया कि आखिर ये फैसला किसने दिया है, वरुण, कैबिनेट बैठक पे कोई रिएक्शन दिए बिना चले गए मनीष सिसोदिया। आपके पास वापस आऊंगी। राघवेंद्र द्विवेदी मेरे सहयोगी जो है वो भी इस वक्त बने हुए हैं। राघवेंद्र, एक तरफ तो ये खबर आ रही है, इसको लेकर भी क्या बीजेपी में कोई बातचीत, क्योंकि बड़ी घटना है ये, छोटा नहीं कह सकते इसको, कि इस तरह से मीडिया को छोड़कर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के बीच में चले जाते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा रविवार को, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं बीजेपी के अंदर, और उसको लेकर क्या माना जा रहा है कि क्या अब वादे करने से पहले बीजेपी भी इस तरह से सोचेगी, समझेगी कि भाई वादा पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत बड़ा पलटवार आज कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हो रहा है कि एक तो आपने भी चुनावों में जाने से पहले दिल्ली में किरण बेदी के पोस्टर के साथ कहा था कि भाई हम भी बिजली के बिल आधे कर देंगे, तो बीजेपी भूल गई है? प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते समय ये बात भूल गए थे? देखिए मीना, अगर पहले सवाल का जवाब हम पहले देना चाहें तो मनीष सिसोदिया के मामले में आप याद कीजिए कि जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था कि मीडिया के लोग बार बार माइक लगा के पूछते हैं कि कौन सा काम कब तक होगा, घंटों में मत पूछिए, 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल के लिए हमने घोषणा पत्र जारी किया है। वो कहीं ना कहीं एक दबाव दिखता है अरविंद केजरीवाल पर, उनकी कैबिनेट पर, कि बार बार मीडिया के सवालों से जूझ रहे ये मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दखल ना हो विधानसभा में, इसीलिए सचिवालय में उन्होंने बैन किया है, पाबंदी लगाई है। वो उनकी एक मजबूरी समझी जा सकती है। जहां तक आपने प्रधानमंत्री के बयान की बात की, बड़ा बयान है, उस बयान में कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बड़ा संकेत छुपा है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं प्रधानमंत्री, और अगर इस तरह बात कहेंगे कि कुछ भी प्रचार के दौरान अगर कोई पार्टी कहती है तो 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाने की बात खुद प्रधानमंत्री ने कही थी, और उसके बाद
अब ये हालत है कि अमित शाह ने कहा है कुछ दिन पहले कि वो एक जुमले के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो प्रचार के दौरान पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता और जो जिम्मेदार नेता अगर कुछ कहते हैं तो उसके अपने मायने होते हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर इस बयान से ये भी मतलब निकल रहा है कि गैर भाजपाई सरकारों के साथ क्या दूसरा रवैया केंद्र सरकार अपनाती है, क्योंकि खुद ये दंश गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने झेला है। जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो बीजेपी अक्सर गाहे बगाहे आरोप लगाती थी कि जो सौतेला बर्ताव करती है केंद्र सरकार। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह की कोशिश दिखा रही है केंद्र सरकार और वायदे कर रही है अरविंद केजरीवाल से कि समर्थन सहयोग मिलेगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि 30 से ज़्यादा फीसदी लोगों ने इस बीजेपी को वोट किया है। अगर अब सरकार नहीं बनी है, बीजेपी हार गई है, तो दिल्ली के विकास से मुंह कैसे मोड़ सकती है केंद्र सरकार? आखिर उन्हें मदद करनी चाहिए, मदद करनी भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के अगर हित के मकसद की बात है तो बड़प्पन दिखाना होगा केंद्र सरकार। बिल्कुल राघवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। वरुण, आप भी बने रहिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें क्या कुछ है वो आपसे समझूंगी। लेकिन बिजॉन मिश्रा साहब आपके पास आती हूँ, खुराना साहब आपके पास में आती हूँ आपके पास। बिजॉन मिश्रा साहब बहुत देर से पेशेंस बनाए हुए हैं, माफी चाहती हूँ सर आपसे। लेकिन सर ये बताइए कि ये एक तरफ तो ये बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल वादे करने से पहले सोचे, एक पहलू तो वो है, और दूसरा पहलू ये है कि बिजली के दाम कम होंगे कैसे? यहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे निकल जाएंगे, उसके आगे भी वक्त निकल जाएगा, लेकिन कहीं मुमकिन है कि आधे बिल हो जाएं? नहीं, ये तो देखिए, हर उपभोक्ता तो ये जरूर चाहेगा कि हमको मुफ्त में मिले सब कुछ जी। कोई भी वो उपभोक्ता ये नहीं चाहेगा कि हमको कोई कीमत भुगतान करना पड़े, हमको मुफ्त में मिले। लेकिन ये संभव नहीं है। तो संभव किस लिए नहीं है? क्योंकि आप कोई भी यदि सेवा प्राप्त कर रहे हो, या तो आप अपने पॉकेट से उसका कीमत निकालोगे या सरकारी तंत्र से उसका सब्सिडी आएगा, और उसी ढंग से आप उसको अपनाओगे या उसको मतलब भोग करोगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप यदि कोई प्रॉमिस रखे हो जनता के सामने और जनता ने आपको जिताकर आपको सत्ता पे लाए हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप कहां से लाएं, कैसे करें, क्या करें। आप केंद्र सरकार को मतलब ब्लेम मत कीजिए, आप ब्लेम गेम मत शुरू कीजिए। आप इस ढंग से शुरू कीजिए कि हम अपने से दिल्ली में 1, 2, 3 कदम लेंगे जिससे हम कीमत घटाएंगे और 50% क्यों 60% कम करा देंगे हम दर में। इसका एक आंकड़ा, इसका एक विवरणी, इसका एक रोड मैप हम लोगों के सामने आनी चाहिए। उपभोक्ता होने के नाते ये हमारा हक बनता है ये जानने के लिए कि आप कैसे इस कीमत को घटाओगे, कितने दिन में घटाओगे, कितने महीनों में घटाओगे, कितने साल लगाओगे घटाने के लिए। ये आज स्पष्टीकरण हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको 5 साल का शासन का एक हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं एक, तो अब आपका फर्ज बनता है कि एक ब्लूप्रिंट जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जब घोषणा किए इसका मतलब आप कुछ प्लानिंग किए जी। आप जरूर आपके माइंड में कुछ प्लान हुआ होगा जी। वो प्लान क्या है ये ट्रांसपेरेंट रूप से जी उसका बिल्कुल खुलासा होनी चाहिए। ऋचा मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे सवालों का जवाब आपके पास होगा। आपने अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से, मंत्रियों से बात की होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर नहीं किए तो प्लीज आप कर लीजिएगा। हरीश खुराना जी, जो बात बिजॉन मिश्रा साहब कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए था, ब्लूप्रिंट बीजेपी के पास भी होना चाहिए था, वो भी ऐसे ही वादे कर रही थी। क्या वाकई आप लोगों ने कोई तैयारी की थी? प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, आप लोगों ने कोई रोड मैप बनाया था कि कैसे बिजली के बिल आधे कर दी जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार आप लोग बनाते तो? देखिए, 2 बातों में करना चाहूंगा। अभी आलोक जी हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कांग्रेस के, बैठे हुए आपके साथ, उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया, और आपके पत्रकार जो मित्र हैं उन्होंने भी क्वेश्चन उठाया कि सौतेला व्यवहार। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो साफ अक्षरों में बोला कि हर पार्टी बिजली के वायदे करती है। इसमें कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, हम उस पर नहीं जाना चाहते। सवाल इस चीज का है कि आज प्रॉब्लम एक ही बहुत बड़ी आ रही है कि आप राज्य सरकार वादे तो कर देती है, उसके बाद जो बोझ पड़ता है राज्य सरकार के ऊपर, उसके बाद आप कहते हैं जी हमें केंद्र सरकार हमें पैकेज दे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अल्टीमेटली पैसा तो एक जेब में से दूसरी जेब में जा रहा है, एक जेब में से आप निकालते हैं दूसरी जेब में डाल देते हैं। सवाल इस चीज का है, सवाल इस चीज का है। हरीश खुराना साहब, जी मेरी बात सुन लीजिए, संघीय व्यवस्था जिस दिन से काम कर रही है,
हरीश खुराना साहब, संघीय व्यवस्था जिस दिन से बनी है उस दिन से केंद्र और राज्य की खींचातानी चली आ रही है। मेरा सवाल तो आपसे ये था कि जब आपने वादा किया था किरण बेदी की तस्वीर के साथ कि हम बिजली के बिल आधे करेंगे, तो आपने कुछ सोचा था, आपने कोई योजना बनाई थी कि अगर आपकी सरकार आती है तो कैसे बनाते आप लोग? बिल्कुल सोचा था, और हमने इसका अगर आप विजन डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें जिक्र भी है। हमने सोलर पे बहुत बड़ा इंफोसिस किया। आपने जब ये मोदी जी का बयान सुना, ये उसी चीज के ऊपर उन्होंने बोला कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी जोर देना पड़ेगा हम लोगों को। एक हमने जोर दिया सोलर एनर्जी के ऊपर कि रिवर्स मीटरिंग शुरू करिए, कि हर घर के ऊपर अगर छत पे अपनी बिजली की प्रोडक्शन शुरू होगी, आप रिवर्स मीटरिंग करिए, जितनी आपको जरूरत है उतना आप खुद यूज करिए, बाकी बिजली आप ग्रिड को बेच दीजिए। जो केरला में बहुत अच्छा चल रहा है, दिल्ली में हम उसको लागू करना चाहते थे। हम लोगों का विजन प्लान इस पे बनके तैयार था। ऐसे ही हमने एलईडी पे जोर दिया कि अगर आप एलईडी, हमारा मजाक उड़ाया गया कि ये देखिए जी साल बाद ये बातें कर रहे, साल बाद पैसे कम होंगे। हमने मजाक उड़वाने के लिए नहीं, एलईडी जब हम यूज करेंगे तो आप देखेंगे एक साल बाद आपके बिजली के बिल कम होगा। तो ये रोड मैप ही है, ये लॉन्ग टर्म मैप है, ये कोई शॉर्ट टर्म मैप नहीं है कि हम आज हमने अनाउंस किया, कल हमने सब्सिडी अनाउंस हुई और कल से सब्सिडी चालू हो गई। जब हम बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम होने चाहिए, सब्सिडी तो अलग चीज है, लेकिन हम कुछ ऐसे मेजर्स उठाएंगे जो अपने आप बिजली के बिल कम करेंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ये था हमारा रोड मैप। बने रहिए आलोक जी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा दोनों ही पार्टियों ने मिलकर दिल्ली की जनता को पूरी तरह से गुमराह कर दिया। दोनों ही सोलर पावर, सोलर एनर्जी और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपया चाहिए होता है। अब आम आदमी पार्टी कहां से लाएगी मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद अगर आप उसको सोलर एनर्जी से या दूसरे जो भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। आज केवल कहकर हमने विजन डॉक्यूमेंट में लिख दिया था और मोदी साहब ने एलईडी बल्ब लगा दिया था वहां पर, वो जला थोड़ी लेट से लेकिन बिजली तो बच गई। अरे भाई, इन बातों को छोड़िए आप। बल्ब का जो कंजप्शन है पूरी दिल्ली के अंदर वो 3 से 4% बिजली जो है केवल वो लाइटिंग के लिए यूज होती है। उसमें कितना सेविंग कर लेंगे आप? इंडस्ट्रीज हैं, बाकी तमाम चीजें हैं, हीटर्स हैं, गीजर्स हैं, फ्रिज हैं, वहां पर तो कहीं पर कुछ नहीं हुआ। मैं समझ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता हथियाने के लिए बहुत तरीके से एक ये दाव फेंका, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, फ्री पानी फ्री बिजली। लेकिन अब कहां से बिजली आएगी, कहां से पानी आएगा, इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यही अब इसी का कारण रहा कि जो आज डिप्टी सीएम साहब हैं वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग गए। आज मीडिया के साथियों को तो उन्होंने शपथ ग्रहण जो फंक्शन हुआ उसके बाद ही लताड़ना शुरू कर दिया था और आज उसकी एक बानगी भर दिखी है। अभी तो देखिए आगे क्या क्या करते हैं ये लोग। पिछली बार छत पर चढ़े थे, आज अपने ऑफिस में भाग गए। आगे क्या होगा, दिल्ली को बिजली और पानी कब फ्री मिलेगा कोई नहीं बता रहा है। ऋचा मिश्रा जी, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा निश्चित ही इस तरह से सुनकर आपको? नहीं, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कांग्रेस के मित्र बोलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चुनाव भर तो उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। हमारे पास था ऋचा जी, मैटर मिला है, विपक्ष हमने बोला है, जनता ने नहीं सुना। ऋचा मिश्रा, मौका दे रहे हैं ये कहना चाहूंगी आप लोग कांग्रेस के साथियों को मोटिवेट कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उन्हें अवसर दे रहे हैं बोलने का। नहीं, विपक्ष देखिए, डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है, उनको बोलना चाहिए और हम इसलिए उसको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। आपने 2-3 चीजें, मेरे से 3 तरह के प्रश्न आपने पूछे, तीनों अलग तरह के प्रश्न, मैं तीनों का एक एक करके जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जो हमारा रोड मैप की बात है कि आप कैसे देंगे, तो उसका एक कॉन्क्रीट रोड मैप है हमारे पास, जिसमें मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं रोल आउट के। इमीडिएटली सब्सिडी से शुरू कर रहे हैं, जो कि क्वार्टरली रिव्यू की जाएगी। मीडियम टर्म जो है उसमें हमें जहां जहां से सीपेजेस हो रहे हैं, जहां जहां से चोरी हो रही है, जहां महंगी बिजली हमने पहले खरीदी है, उनको रिव्यू करना। जैसे भाखड़ा नंगल का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि 450 मेगावाट का हमें अलॉटमेंट है, पर हम सिर्फ 45 मेगावाट यूज कर पा रहे हैं, 10% यूज कर पा रहे हैं, तो हम उसको यूज करेंगे। तो जहां से भी गैप्स हैं उनको पहले फिल करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी भी पैरेलली हमें शुरू करना पड़ेगा। हरियाणा 5 साल का देगा नहीं वो आपको पानी। देखिए 5 साल का हमें भाखड़ा नांगल डैम से जो हमें कोटा अलॉटेड है दिल्ली को 450 मेगावाट का, उसमें से केवल 45 मिल रहा है। कंपनियां नहीं खरीदना चाहेंगी, कंपनियों को जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगी कंपनियां। तो इसको देखिए,
समाज और देश के लिए हमारा ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो चीज हमारे को मुफ्त में या फ्री में या कम दाम पे मिल रही है पहले हम उसे लें। हम जब हम कम दाम पे नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी है। भाखड़ा नांगल से कम दाम पे नहीं आएगा, और ट्रांसमिशन कम दाम पे ले या जो हमारे लिए अलॉटमेंट भाखड़ा नांगल से सबसे ज्यादा है। आलोक जी पूरी आलोक जी जो अलॉटेड हाँ देखिए आपको समझना पड़ेगा। आप इसमें शूटिंग करते रहेंगे बीच में तो जनता नहीं समझ पाएगी, और वैसे जनता जानती है, इसीलिए उन्होंने हमको वोट किया है। जनता को तो अभी एक गर्मी देखना पड़ेगा, तब समझ आएगी जनता की। अभी जनता को समझ नहीं आ रही ध्यान से समझ चुके हैं। आलोक जी बोलने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। तो जहां तक बिजली का या पानी का है, जहां तक बिजली पानी का हमने प्रॉमिस किया है वो जो हमने प्रॉमिस किया है वो होगा। दूसरी बात आई है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मेरे को उनकी बातें सुन के और इस वक्त विश्लेषण सुन के भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए बोला है कि भाई आपको ऐसे वादे नहीं करने चाहिए। यानी कि बीजेपी ने भी वही वादे किए उनकी सरकारों ने, तो क्या वो अपने आप को बीजेपी से अलग कर रहे हैं? क्या वो अलग स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी पे ही बेसिक जो गरीब आदमी है जिसको 2 बल्ब जलाने के लिए पैसे नहीं है उसको सब्सिडाइज आपको करना पड़ता है, चाहे आप यूरिया में सब्सिडाइज करें, परंतु डिफरेंशियल प्राइसिंग के द्वारा जो 10 हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 50% दाम कब से लागू हो जाएंगे सस्ते। पहला सवाल तो ये मेरा। दूसरा सवाल ये, जब हम सब्सिडी देते थे तो आप कहते थे शीला सरकार की सांठगांठ है कंपनियों के साथ, तो आपने कौन सी सांठगांठ की है? बड़ी मुश्किल तो ये कंपनीज ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। ऋचा जी चुनाव खत्म हो गया है, कंपनीज ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है। मेरी बात सुनिए, अगर आपको बात नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी बात बतानी है, तो जनता न्यूज़पेपर में भी एनालिसिस पढ़ सकती है। इस डिबेट का कुछ तो मतलब होना चाहिए कि हम नहीं चाहते आप मनीष सिसोदिया जी की तरह चले जाएं। मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए, हम सुनेंगे जी। मनीष सिसोदिया जी की जहां तक बात है, जो मैंने भी टीवी पे देखा है और उसके बाद मेरी भी जो समझ है, मेरे ख्याल से हमारे मीडिया के साथियों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी को जाना ही था तो वो आते नहीं, वो आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की। जब मीडिया एडवाइजर पहले से बता चुके हैं कि हाँ हम इस पे डिस्कशन करेंगे, जिस बात के लिए मनीष जी आए थे, जो बात करना चाहते थे, उसको मीडिया के हमारे दोस्तों ने सुनने नहीं दिया, उस पर बहस होने लगी, तो उनको उठ के जाना पड़ा ताकि शांतिपूर्वक अगली बार की टाइम लेके फिर से बात करें। तो अगर आप इसको थोड़ा, हमें भी पेशेंस, आपको हमें समय भी देना पड़ेगा और थोड़ा अपना पेशेंस भी रखना पड़ेगा ताकि हम सकारात्मक तरीके से काम कर सकें। अब तो जनता ने 5 साल का समय दे दिया, आप मुझे बता दीजिए 50% बिजली कब हो जाएगी? ऋचा जी कम से कम आम आदमी पार्टी की सरकार, ऋचा जी नरेंद्र मोदी ये दलील देते रहे लगातार इस चुनाव प्रचार के दौरान और बीजेपी की 8 महीने का वक्त बहुत कम होता है। आपने उनसे बार बार रिपोर्ट कार्ड मांगा। आपकी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होती है और उप मुख्यमंत्री इस तरह से बीच में चले जाते हैं और आप उसे जस्टिफाई भी कर रही है, कैसे? अगर मीडिया के हमारे साथी पेशेंस से बात सुनते तो वो बात अपनी कहने ही आए थे। आपको पहले देखना होगा कि मीडिया की गलती की वजह से उठ कर चले गए, गलती से उठ के वहां से चले गए। मीडिया वालों ने पेशेंस नहीं रखा, इसलिए वो उठकर चले गए। आपका ये कहना है? साथ मिलकर या फिर मीडिया के साथियों को हमारे साथ देना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को आगे कर पाएंगे। ऋचा जी कल तक तो ये मीडिया सारा साथ दे रहा था आम आदमी पार्टी का, कैसे मीडिया के साथ आप लोग जवाब और सवाल दोनों ही, कैसे आप मीडिया को फेस करेंगे, उसी मीडिया को? वरुण अगर आप मेरे साथ हैं, वरुण एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आप लोगों ने, तमाम मीडिया के साथियों ने पेशेंस नहीं रखा, ये आरोप आम आदमी पार्टी का है। विषय से थोड़ा सा हम अलग जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी जरूरत है आज की कम से कम, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पहली आज कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक का बहुत सारे और कम से कम दिल्ली की पूरी जनता को इंतजार था कि पानी बिजली के मुद्दे पर क्या फैसला होता है। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या कोई मंत्री निकल कर आते हैं तो क्या जानकारी नई दिल्ली की जनता के लिए राहत भरी लाते हैं? वरुण, क्या वाकई में मीडिया के साथियों का पेशेंस नहीं था कि उप मुख्यमंत्री ने अपना पेशेंस खो दिया? देखिए ऋचा जी को बता दीजिए कि हम लोग के अंदर कितना पेशेंस था कि हम लोग शनिवार को भी यहाँ सुबह से लेकर शाम तक रहे और उसके बाद आज भी सुबह 9 बजे पहुँच गए थे और शाम तक रुके रहे। वजह साफ थी कि हमें लग रहा था कि हमारी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, कोई हमें ये कहेगा कि आप सचिवालय के अंदर एंट्री कर सकते हैं। खासकर DIP एक्रेडिटेड पत्रकारों को तो हमेशा एंट्री मिली जाती थी, लेकिन आज जब जिस तरीके से नागेंद्र जी आए, बातचीत को कहा गया कि हम लोग टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए, हमें समय दीजिए, उसके बाद हम देख रहे हैं चीज़ों को लेकर। मनीष सिसोदिया से हमारा सिर्फ इतना सवाल था कि आप हमें अंदर एंट्री कब तक देंगे, क्या प्रोसेस
आप लोग अपना रहे हैं और क्यों पाबंदी लगा रखी है हम लोगों पे आपने? कब तक आप जो है वो हम लोग को अंदर जाने की अनुमति देंगे? इतनी सी बात अगर वो इसका आंसर दे देते तो शायद इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन आंसर दिए बिना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, ये अपने आप में सवाल उठता है। और शायद मीडिया से ज्यादा पेशेंस की वो बात ना करे ऋचा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं 24 घंटे, शायद वो इस बात को नहीं समझ सकती। ऋचा जी, पूरे मीडिया में यही बात हो रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की गलती का एहसास आपको लगता है कि पार्टी को इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनकी पार्टी की सरकार के उप मुख्यमंत्री इस तरह से मीडिया से पेश आते हैं, माफी मांगने की जरूरत लगती है आपको? देखिए, अगर कहीं भी हमारी तरफ से चूक हुई है तो आपको ये पता है, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हम लोग तुरंत माफी मांग लेते हैं। हम लोग अपनी मिस्टेक को सबसे पहले समझते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि जो वहां पर सामने से आपके मतलब अपनी चीज को ना समझे। तो अगर हमारी तरफ से कहीं भी त्रुटि हुई है या हमारी तरफ से गलती हुई है तो इस बात का एहसास जरूर होगा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को भी इसकी पूरी ब्रीफिंग नहीं है, कि इस चीज को ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, परंतु ये होना नहीं चाहिए था। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, पूरे देश की जनता आपको सुन रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, क्योंकि तकरीबन अगले 25 मिनट हम और इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। आप अपने साथियों से, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से, मनीष सिसोदिया से बात करिए और बताइए कि दरअसल क्यों हुआ ऐसा। इस सवाल का क्योंकि परंपराएं अचानक नहीं तोड़ सकते। इतने सालों से जो पत्रकार सचिवालय में जाते रहे हैं वो अचानक आज बंद हो गए, क्योंकि आपसे पानी बिजली के मुद्दे पे समाधान की तरफ आपने जो फैसला लिया है उसकी जानकारी जानना चाहता है। मीडिया का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ये भी जानना चाहता है कि उसके सचिवालय में एंट्री अचानक आखिर बंद क्यों कर दिया आपने। वो तो पूछेगा आपसे, उसका काम है पूछना, सरकार का काम है संतुष्टि देना। वो संतुष्टि देने के बजाय सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस तरह से बौखला क्यों गए? मैं आऊंगी ऋचा आपके पास और हम चाहेंगे कि आप हमें पुख्ता जवाब दे। उससे पहले राजस्थान से एक कॉलर है हमारे साथ, राजकुमार, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजकुमार जी, बताइए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बताइए। मैम, मैं एक तो आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने भी 1.5 रुपये यूनिट की घोषणा करी थी चुनाव में, तो ये कैसे करते? और अभी 50 कम से कम 5 साल का मैंडेट दिया, 50 दिन तो रुके हैं जी। आम आदमी पार्टी को 50 दिन का टाइम तो देना है। ये सवाल तो आज दिल्ली की जनता पूछ रही है राजकुमार भाई, कि आपने कहा था कि 72 घंटे के अंदर हम, आपने भी तो यार हम तो विपक्ष में आ गए ना, हम तो जीरो पे आ गए। नहीं, उनका कहने का मतलब ये आलोक जी कि आपने भी अपने घोषणा पत्रों में तो इसी तरह के वादे किए थे। तमाम जो घोषणा पत्र बनते हैं वो सिर्फ बनाने के लिए बनते हैं। उत्तर देना चाहूंगा मीना जी, हमने 200 यूनिट तक कहा कि हम 1.5 रुपया पर यूनिट करेंगे। आज भी 200 यूनिट तक और 400 यूनिट तक सब्सिडी चल रही है। पहले भी सब्सिडी के माध्यम से ही ये काम हो रहा था। हम तो पूछना चाह रहे हैं, भाई आप अलग क्या कर रहे हैं? आपने जब हम सब्सिडी दे रहे थे तो आपने कहा कि आपका तो रिलायंस के साथ, अंबानी के साथ, फलाने के साथ, उनके साथ, सबके साथ साठगांठ है। तो राजकुमार जी, हम आज पूछना चाह रहे हैं, क्या देश की जनता को यह हक नहीं है कि आपने 70 में से गुमराह करके लोगों से 67 सीटें हथिया ली? आप ब्लूप्रिंट तो रखिए, जैसा कि मिश्रा साहब ने कहा। क्या रोड मैप है आपका? हम ये नहीं कह रहे आज ही कर दीजिए, आप बताइए 6 महीने बाद करेंगे हम। बिल्कुल, आप 6 महीने का तो रोड मैप दीजिए हमें। बिल्कुल नहीं, 5 आप साल केवल आज भी बातें बनाते चले जाएंगे राजकुमार भाई, तो मुश्किल होगा। 5 साल का बिजॉन मिश्रा साहब, आपके पास एक चर्चा और इसलिए जरूरी बन जाती है कि आज आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब पिछली बार थी तब भी, चाहे बहुत छोटे से वक्त के लिए थी, तब भी इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के सवाल बवाल बहुत बार हुए थे। आज पत्रकारों के साथ ये व्यवहार कितना सही है? नहीं, बिल्कुल इसी आपको ये कहना चाहेंगे कि मीडिया इज आवर फोर्थ स्टेट, एंड हम लोग मीडिया को इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मीडिया एक्चुअल रियलिटी को पब्लिक के सामने ले आते हैं जी। और यदि पब्लिक, आम आदमी जो जिनका मतलब पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पे डिपेंडेंट हैं, वो आम आदमी को आप एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। एक ट्रेडिशन है कि हम लोग मीडिया को ऑलवेज एक निर्धारित जगह पे बैठाते हैं, मीडिया को ऑलवेज एक रिस्पेक्ट देते हैं, मीडिया को ऑलवेज हम लोग उस दर्जे में ले जाते हैं कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आप एक यदि कोई भी तंत्र को बदल रहे हैं, कोई भी पॉलिसी मैटर को बदल रहे हैं, तो आपको क्लियरली पहले से आना चाहिए। जैसे आप शपथ लिए कि आप क्या रुख से मीडिया को ट्रीट करेंगे, आप आइए पब्लिक को बताइए जी। आप पब्लिक को नहीं बताएंगे, आप उनके सामने आके और बोलेंगे कि आप पेशेंस छोड़ मिस मैच कर रहे हो। अरे हम ये कह रहे हैं कि एज ए पॉलिटिकल लीडर, वाइस आवर डेप्यूटी सीएम शुड हैव, वो भी
पेशेंस के साथ मीडिया के सामने आनी चाहिए थी। वो क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? व्हाई कांट द डायलॉग कंटिन्यू? कंसल्टेशन क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप डायलॉग को कंटिन्यू रखिए, आप ब्रेक होने मत दीजिए। वो लोग यदि पेशेंस हार जा रहे हैं, आप अपना पेशेंस को मत हारने दीजिए। आप मीडिया को साथ में लेके चलिए, तब ना लोगों का भरोसा होगा कि हाँ आप वाकई में। और बड़ा भरोसा किया है दिल्ली की जनता ने। कम से कम दिल्ली के इन्हीं मीडिया के साथियों ने आपके साथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम घूम कर साथ दिया है आप लोगों का, बिल्कुल बाकायदा लगातार चुनाव के दौरान। क्यों किया? क्योंकि भरोसा उम्मीद है कि आप लोग ने एक बदलाव लाएंगे। वो बदलाव ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए। ये कौन से बदलाव हुआ? बिल्कुल। छोटा सा प्रश्न में एक सेंटेंस और जोड़ देता हूं। आलोक जी आपके पास केवल एक सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि अगर मान लीजिए मनीष सिसोदिया साहब की गलती नहीं रही है और आपने कहा कि मीडिया की गलती रही है, तो क्या मीडिया को माफी मांगनी चाहिए? और रोजाना क्या ये सिलसिला चलेगा? भाई आज हमारी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज हमारी ये गलती हो गई, आज तो मीडिया का गलती बता रहे हैं, तो क्या मीडिया को माफी मांगनी चाहिए? हमने सरकार चलाई नहीं ठीक से, हमारी गलती हो गई, जनता ने माफ कर दिया। अब रोजाना ये सिलसिला चलेगा क्या ऋचा जी कि आज मीडिया के साथियों से माफी मांगेंगे? अभी भी मनीष सिसोदिया वहीं सचिवालय में है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी वहीं बने हुए हैं। खत्म करें चैप्टर को। प्रेस रिलीज जारी कर दिया है आपने। डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो? संजीव लखनऊ से एक कॉलर है मेरे साथ, पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जी संजीव बताइए। संजीव काफी देर से इंतजार कर रहे थे, माफी चाहते हैं संजीव आपको, बहुत देर से लखनऊ से। जी ऋचा जी बताइए, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री ने गलती की है, माफी मांग लेनी चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत मीडिया फ्रेंडली है, इसमें कोई आपको भी इसमें कोई डाउट नहीं मुझे होगा, कोई दो राय नहीं है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। अगर सेक्रेटेरिएट में कुछ अगर सेक्रेटेरिएट में कुछ न्यू रूल्स लागू किए जाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ वॉलंटियर्स का जाना भी अलाउड नहीं है इस वक्त। वहाँ पर मीडिया के लिए भी पहले मीडिया फ्रीली कहीं भी सेक्रेटेरिएट में मूव कर सकते थे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी फ्रीज नहीं हुए हैं और नगेंद्र जी ने कहा भी है कि हमें समय दीजिए। तो जब पीसी हो रही है, मैं इस बात पे फिर आपको बोलूंगी कि जब पीसी हो रही है, वहां पर मनीष जी आके कोई अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उनकी पीसी हो जाने देते, उसके बाद बात कर लेते। ठीक है, वो उठ के चले गए, वहां पर उन्हें लगा होगा कि ये बात सुलझ नहीं रही है या इस बात का आगे करने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने वो वहां से उठ के चले गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया इतना हमें समझती है कि हाँ हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा समय दें। ऋचा जी माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप ये कहना चाहती हैं, क्या आपके कहने का ये मतलब है कि उप मुख्यमंत्री के पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो मीडिया के सवालों का जवाब देकर आराम से उन्हें संतुष्ट करके जाते, इसकी बजाय वो इस तरह से चले गए और ये तरीका ठीक है, आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, किरण बेदी जी की तरह शो छोड़ के नहीं गए थे वो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि जवाब नहीं देते हैं और उसके बाद रिस्पांस नहीं देते हैं। मैं किरण बेदी जी की बात नहीं कर रही हूँ ऋचा मिश्रा, मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रही हूँ। मैं मनीष सिसोदिया की बात कर रही हूँ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष जी आए थे। डोंट प्रोवोक मी ऋचा जी, डोंट प्रोवोक अस। हम इस वक्त कोई आरोप प्रत्यारोप के उसमें नहीं है। मीना जी, आप किरण बेदी का नाम बीच में मत घसीटिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक उदाहरण दे रही थी जो कि एक सच उदाहरण है। मैं सिर्फ उदाहरण देकर उनकी अपना पॉइंट क्लियर करना। तो मीडिया में अगर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागना होता तो वो आते नहीं, डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, संवाद नहीं हो पा रहा था, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। जहां तक मीडिया की सवाल है, शपथ वाले दिन मैं भी वहीं पे थी। मीडिया डायस इतना अच्छा हमने इंतजाम कर रखा था, मीडिया को इतना अच्छा एक्सेस था। बाकायदा पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले हैं, बाकायदा पत्रकारों के बीच उठने बैठने वाले हैं। क्या पत्रकारों को अपनी बात समझाने में मनीष सिसोदिया को इतनी मुश्किल हो गई तो फिर राजनेताओं को कितनी मुश्किल होगी? ऋचा मिश्रा जी, देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है, पत्रकार साथी जानना चाहते हैं, ऐसा हुआ क्यों? इतना कौन सा बवाल आ गया था वहां पे कि मनीष सिसोदिया को इस तरह से जाना पड़ा और सारे पत्रकार साथियों को एक सुर में कहना पड़ रहा है। हर न्यूज चैनल, हर प्रिंट का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो सिर्फ एक ही बात कर रहा है। आपको नहीं लगता कि वाकई में आम आदमी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है और नहीं होगी दोबारा? करेक्ट, बिल्कुल सही। आप जो प्रश्न पूछ रही हैं उसी में उसका जवाब छुपा हुआ है।
कि जो क्या ऐसी बात हो गई कि इतने मीडिया फ्रेंडली पर्सन जो खुद पत्रकार रह चुके हैं, जिन्होंने आज तक पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, जो पत्रकार फेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि उस वक्त उन्हें वहां से चला जाना पड़ा? कुछ तो अनप्लेजेंट उनके मन में लगा होगा या हुआ होगा ना। आप उस तरफ से भी सोचिए, हम सभी इंसान हैं, हम सभी व्यक्ति हैं। ऋचा जी, आपने बहुत साफ गोई से एक बात कही कि कुछ ना कुछ वहां पर अनप्लीजेंट हुआ। क्या वो मनीष जी की तरफ से हुआ या पत्रकारों की तरफ से हुआ? अगर मनीष जी ठीक थे तो पत्रकार गलत थे, तो क्या पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए? मेरे हिसाब से कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रेस रिलीज के द्वारा सकारात्मक तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी अब होंगे, नगेंद्र जी उनको बताएंगे। मीडिया से इंटरेक्शन बंद नहीं हो रहा है, मीडिया से इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और ये दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट्स तैयार हो जाएंगे, अब जानकारियां और प्रेस रिलीज से मिलने वाली हैं उन्हें। ऋचा जी, आपकी बात को मैं ये समझूं कि अब प्रेस रिलीज से जानकारियां मिलने वाली हैं? नहीं कह रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसे डेट्स बताई या टाइम समय बताया जाएगा। अभी सब लोग वहीं पर सचिवालय में ही हैं, कोई सचिवालय छोड़ के भी नहीं गया है, तो इसको हम सकारात्मक तरीके से लें। मैं जानती हूँ मीडिया सेंसिटिव है, मैं जानती हूँ कि हमें मीडिया के साथ अच्छे से रहना है और मीडिया भी हमारे साथ अच्छे से रहा है। हमने इतने सारी तो एंट्री बैन कर दिया आपने, आप कह रहे हैं अच्छे से रहना है। कैसे रहेंगे? बिना एंट्री नहीं करेंगे, बाहर ही कर दिया उनको आपने। बैन नहीं हुई है, रिस्ट्रिक्ट हुई है। एंट्री बैन नहीं हुई है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने अभी संवाददाता वरुण यही बता रहे थे पूरी तरह से कि सेकंड और थर्ड फ्लोर पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। क्यों रिस्ट्रिक्ट किए हैं? क्या आगे भी रिस्ट्रिक्शन लागू रहेगा? हर गवर्नमेंट का, हर सरकार का ये सरकार का अपना एक सरकार का ही फैसला जानना चाह रहे हैं। आगे वो अपने बिल्कुल। ऋचा मिश्रा मैं आऊंगी आपके पास। वरुण, मैं आपके पास में आऊंगी। मेरे साथ एक कॉलर है टीपी यादव अमेठी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए यादव जी। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो यादव साहब, आपको आवाज आ रही है? अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, जो आप एक्सपर्ट हैं वो बात को कह रहे। जी, कुछ तकनीकी परेशानी, शायद टीवी का वॉल्यूम इतना तेज है कि वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। आपके पास वापस आऊंगी। वरुण, एक बार फिर से आती हूँ आपके पास। ऋचा मिश्रा की बात को अगर समझें तो सरकार का रुख उनकी तरफ से साफ है कि अब प्रेस रिलीज से ही ज्यादा काम होगा। मीडिया पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगने वाला है, ये क्लियर है, ये साफ है। आप वहां पर बने हुए हैं, वहां पर अंदर से कोई तस्वीर साफ हुई? केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वापस आए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुछ कहने के लिए, कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है कि मुखातिब होंगे मीडिया से? देखिए, सरकार जब से बनी है शायद वो मीडिया से बात करना पसंद ही नहीं कर रही है। उसको लग रहा है कि मीडिया को अगर वो कोई बात करेगी तो मीडिया सवाल पूछेगी, ये पूछेगी जन लोकपाल कब तक पास हो सकता है, ये पूछेगी कि आखिर बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार क्या एक्शन प्लान लेके चल रही है, ये पूछेगी कि आखिर 8 लाख जॉब्स की आपने जो बात करी थी वो कब तक तय कर दी जाएंगी। तो इन तमाम मुद्दों पर मीडिया जरूर सवाल पूछेगी और ये लाजमी हमारा बनता भी है। लेकिन क्या मंत्री इसका जवाब देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वो जब जवाब देंगे तो मीडिया उसको किस तरीके से रखेगी जनता के सामने? क्या वो नेगेटिव इमेज जाएगी? अब गवर्नमेंट इस तरीके से प्लानिंग कर रही है कि मीडिया को इसलिए दूर किया जाए क्योंकि उनकी जो सोच है या फिर जो चीजें हैं वो जनता के बीच गलत तरीके से ना जाएं। और शायद यही वजह है कि जब से सरकार बनी है मीडिया कर्मी बेचारे बाहर ही खड़े हुए हैं। लगातार कोशिश की जाती है नागिन जी के जरिए। वरुण, तकरीबन हम पिछले 40 मिनट से चर्चा कर रहे हैं। जनता ये भी जानना चाहती है, दिल्ली के लोग जरूर समझना चाहते हैं कि दरअसल ऐसा क्या हुआ, मीडिया के साथियों ने ऐसा क्या किया कि इस तरह से मनीष सिसोदिया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऋचा मिश्रा कह रही है बार बार कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा। वो कुछ ऐसा क्या हुआ मीडिया के साथियों की तरफ से? देखिए, मात्र 40 सेकंड का खेम था। 40 सेकंड में मनीष सिसोदिया प्रेस रूम में आए। सिर्फ सवाल उनसे ये पूछा गया कि आखिर हमें क्यों बैन किया गया है, हम पे क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, हमें क्यों सचिवालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर लेंगे। और हमने बाकायदा ये कहा कि हमारे जो DIP के अध्यक्ष हैं, जो पूरे प्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ आप चाहें तो एक प्रेस रूम में बात कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम लोगों से सीधे बात कर सकते हैं। जी वरुण, इस बात से वो सीधे बिल्कुल ठीक है वरुण। 40 सेकंड का फ्रेम है, 40 सेकंड में सब कुछ हो गया। ऋचा मिश्रा जी, 40 सेकंड भी, 1 मिनट भी कम रह गया, पेशेंस नहीं रख पाए मनीष सिसोदिया। वाकई में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली पार्टी के, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली पार्टी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जनता देश की और दिल्ली की भी समझना चाहेगी कि ऐसे ही चलेगी दिल्ली।
ऋचा मिश्रा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली पार्टी इतनी अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गई? मीना जी, पार्टी अनडेमोक्रेटिक कहाँ से हो गई है? मतलब अगर एक मीटिंग में अब कुछ भी वहां पर हुआ क्या है उसका तो तथ्यों का पता खुलासा जब जैसे भी है बाद में ही लगेगा, परंतु एक मीटिंग में मीडिया ने अब हमें ऋचा मिश्रा जी 40 सेकंड, ऋचा मिश्रा जी 40 सेकंड, ये 40 सेकंड और 40 मिनट से मैं आपसे 40 सेकंड में कुछ 40 मिनट से मैं आपसे एक ही बात पूछ रही हूँ कि आप अपनी पार्टी के मंत्रियों को पूछिए दरअसल कि वो आप एक तार्किक जवाब दे सकें, आप कह सकें कि ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सिसोदिया जी को ऐसा करना पड़ा और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, या माफी मांगते हैं आप, या आपको लगता है कि वाकई में मीडिया के दोस्तों की गलती है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? कम से कम तस्वीर तो साफ करिए। राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं आप कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा, इसका क्या मतलब है ऋचा जी? देखिए मीना जी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार और सभी मंत्री बहुत निष्ठा से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम हर एक के साथ सहयोग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आप, हमारी सरकार ने शपथ नहीं ली थी उससे पहले से आप हमसे हमारा ब्लूप्रिंट रोड मैप मांग रहे हैं, हम डिस्कशंस में भी उसको पॉजिटिवली बताते रहते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की कोई घटना होती है जो कि अप्रिय घटना है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको हमें जाने देना पड़ेगा, इसको हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे हम और अच्छे से अपनी व्यवस्था करें। हमारे इंटरनली टीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हमें अभी जैसा कि नागेंद्र जी ने भी पहले बताया था, वरुण ने बताया कि नागेंद्र जी ने कहा था कि हमें कुछ समय दीजिए, कुछ समय दीजिए हमको, हम कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, करके दिखाएंगे। आपने और आपका हक बनता है पूछना, आप 10 बार पूछिए, 10,000 बार पूछिए, रात दिन पूछिए। तो जैसे अरविंद जी ने कहा था कि वो अपनी इनोवा में बैठे हैं घर से निकलते और आपने किसी ने पूछ लिया कि भाई कितने घंटे में आप जन लोकपाल ला रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें स्पेस दीजिए, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल, लेकिन दिखाएं। आप सब कुछ कहेंगे ऋचा जी, आप सब कुछ कहेंगे, कर पाएंगे, आप सब कुछ कहेंगे, आप ये भी कहेंगे कि पार्टी के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आप ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हुई है। देखिए, मैंने कहा कि जब मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्तित्व जो कि मीडिया फ्रेंडली ही नहीं, वो तो पत्रकार फेटर्निटी से आते हैं, असलियत में क्या हुआ कैसा नहीं हुआ, अगर वो वहां से हटे हैं, हो सकता है कुछ अनप्लेजेंटनेस हो रही थी वहां पर, तो उसको उन्होंने सोचा बेस्ट कि ठीक है मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो काम डाउन हो जाएगा मामला। तो इस मतलब अगर कोई और होता तो मैं इस पे सोच भी सकती थी कुछ टिप्पणी अपनी तरफ से पर्सनली देने का, परंतु मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्तित्व के लिए जो कि पत्रकार स्वयं रहे, जो 40 सेकंड का पेशेंस नहीं रख पाए, आलोक जी केंद्र में आपकी सरकार थी और यूथ ब्रिगेड को पूरी तरह लाए आप लोग, कहा गया कि राहुल गांधी की टीम बनाने की तैयारी हो रही है। वो यूथ ब्रिगेड भी ठीक इसी तरह से मीडिया के साथ सलूक करती थी। मीडिया की हमेशा कंप्लेन रहती थी कि अवेलेबिलिटी नहीं है, जब चाहते हैं वो अपनी सुविधा से, जब उनको स्टेटमेंट देना होता था तभी आते थे। ये क्या सरकार में आते ही ये एरोगेंसी आ जाती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मीडिया ने जितना हमारे बारे में जो चीजें खोलकर जनता के सामने रखी, चाहे वो कई बार आधी अधूरी भी चीजें, आधी पकी हुई चीजें भी मीडिया ने रखी, कांग्रेस पार्टी ने कभी मीडिया के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं किया। कभी मीडिया के सामने हमने ऐसा नहीं कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप देखिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली देश की राजधानी, मुख्यमंत्री अपने पास कोई विभाग नहीं रखता है, उप मुख्यमंत्री प्रेस से बात नहीं करता है। 67 सीटें दिल्ली की जनता ने आपको दी हैं। हमने नहीं कहा था कि आप कौन सा वादा करें, आप ही के लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि 72 घंटे के अंदर बिजली और पानी के दाम आधे कर देंगे। अब मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है तो उसमें गलत क्या है? आपका कैबिनेट मीटिंग लगभग 72 घंटे के बाद हो रहा है, तो मीडिया अगर सवाल पूछेगा तो क्या दिक्कत आएगी? और आप अगर मीडिया की एंट्री ही बंद कर देंगे, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको आप कहेंगे सचिवालय से बाहर हो जाइए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्लेजेंट सिचुएशन रहेगी? जी, और हरीश खुराना जी, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, पेशेंस भी रखा आपने, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। खुराना साहब, ये बताइए कि आपके पार्टी के अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको भी जब बोलना होता है तभी आते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो बहुत समझदारी से सवालों को टाल देते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उप मुख्यमंत्री ने जो दिखाया है, ये क्या है? ये क्यों ऐसी नौबत आई होगी? वाकई में मीडिया के साथियों ने कुछ इस तरह का व्यवहार किया होगा? अक्सर कर देते हैं। देखिए,
17-18 साल मुझे भी देखते हुए हो गए और मीडिया को हैंडल करते हुए हो गए। हम भी देखते, हमने भी सरकार चलाई है 5 साल और 15 साल हमने भी कांग्रेस का शासन देखा। सचिवालय में एंट्री कभी बैन नहीं हुई। एक बार हुई थी, शीला दीक्षित जी ने करी थी और 24 घंटे के अंदर उनको वापस लेनी पड़ गई थी, क्योंकि मीडिया को आप नहीं रोक सकते। स्वतंत्र है मीडिया, स्वतंत्र है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप मीडिया अपनी बात नहीं रखेगा, आप अपनी बात, आज की डेट में जो आधुनिक युग हो चुका है, मीडिया में एक नेता अपनी बात जनता तक पहुंचाने का मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो अगर आप मीडिया तक अपनी बात ढंग से नहीं रख पाएंगे तो आपका बात जनता का मैसेज गलत जाएगा। जो आज हुआ, मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो छोड़ के गए, मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा मैसेज गया होगा जनता के बीच में। जी ऋचा तो जी, ये तो लेकिन बिजॉन मिश्रा साहब, आम आदमी पार्टी जाने, संक्षेप में सर, ये तो आम आदमी पार्टी की हम ये कहेंगे कि बहुत ही इमेच्योर्ड डिसीजन रहा जी। लोग बहुत चिंतित हो गए हैं, आई एम श्योर कि इस ढंग के रूप लाकर आपको स्पष्टीकरण करना होगा। जितना जल्दी कर सके उतना बेटर है। यदि आपने कुछ गलती कर दिए हैं, माफी मांगने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति गलती कर सकता है। सुधारने का मौका, मतलब एक प्रयास रखिए, सुधारिए अपने तरीकों को, इस ढंग से आइए लोगों के सामने कि लोग आपको मान्यता दें और मान्यता दें। जिस ढंग से आप जीत के आए हैं उसको बरकरार रखिए, उसको सही ढंग से रखिए। जी हम लोग ये चाहेंगे कि आप ऐसा कोई गलत कदम मत लीजिए जिसमें आपके ऊपर कोई ऐसा आलोचना हो जाए। माफी चाहूंगी। ऋचा मिश्रा, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। उम्मीद करें कि आपकी तरफ से माफी मांगी जाएगी, उम्मीद करें कि आप उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की जिसकी बात करते हैं उस पर कायम रहेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स पे हम बिल्कुल कायम रहेंगे और मीडिया को साथ लेके चलेंगे। ये हमारा प्रयास हमेशा रहा है और हम इसमें बिल्कुल सफल भी रहे हैं पहले भी, और आगे भी हम रहेंगे। और अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो हम कोशिश करेंगे ऐसी घटनाओं को ना होने दें, हम और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा मिश्रा जी, हरीश खुराना साहब, आलोक शर्मा जी, बिजॉन मिश्रा साहब और हमारे वो तमाम कॉलर जिन्होंने अपनी राय रखी। उन तमाम कॉलर्स का भी शुक्रिया जो चाहते थे अपनी बात कहना लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जुड़ नहीं पाए कार्यक्रम में। बहरहाल आप सभी से बात करने के बाद जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बिजली के दाम कब कम होंगे ये आने वाले भविष्य के कुछ दिनों में देखना होगा। सरकार अरविंद केजरीवाल की कैसे अपने वादों को पूरा करती है, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने कही है वो भी गौरतलब है और क्या राजनीतिक दल उस पर गौर करेंगे ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। बहरहाल फोकस न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हमारा प्रयास भी इसी तरह से कि आपके मुद्दे आपके साथ चर्चा करते रहें। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। शाम 7 बजे वक्त होगा फास्ट फोकस का, जिसमें होंगी देश और